प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा का चौथा पाठ आदर्श बदलाव पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने पढ़े थे कि तानसेन बैजू बावरा के साथ बातचीत करता है और गान युद्ध के लिए तैयार होता है। दरबार की ओर से शर्तें बताई जाती है और बैजू बावरा को सिपाहियों की रक्षा में रखा जाता है। अब हम तानसेन और बैजू बावरा का गान युद्ध और बैजू बावरा बदला लेने का अनोखा आदर्श किस तरह प्रस्तुत करता है पढ़ेंगे। आइए मैं परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ में रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। बच्चों, अब हम परिच्छेद का सार देखेंगे। सुबह का समय है। शर्तों के अनुसार नगर के बाहर वन में तानसेन और बैजू बावरा के बीच गान युद्ध होने वाला है। लोगों को इंतज़ार होता है। जो लोग अकबर की सवारी भी देखने नहीं आते थे, वो इस गान युद्ध का रात भर से इंतज़ार करते रहे। सभा प्रारंभ हुई। सब वहाँ पर पहुँच गए। फिर तानसेन
ने बैजू बावरा को राग विद्या के तरह तरह के प्रश्न पूछे और बैजू बावरा ने उसके उचित उत्तर दिए। खुशी के साथ लोगों ने तालियां बजा दी। जय हो बलिहारी बलिहारी चारों तरफ गूंजने लगी, जिससे काफ़ी हर्ष हो रहा था। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जैसे ही उसने सितार को बजाना प्रारंभ किया, मानो ऐसा लग रहा था पत्ते भी चुप हो गए हो, हवा रुक गई हो। सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि उसके तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। लोग थिरक रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरी सभा मौज में आ गई थी। बैजू बावरा सितार बजाने लगा। लोग देखकर हैरान हो गए। कुछ हरिने छलांग मारते हुए बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बैजू बावरा ने सितार बजाना बंद किया और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन हरिनों को पहना दी। हरिन छलांग भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने तानसेन से कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं मंगवा दो, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हो। बच्चों, अब हम अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि ना थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। ये सितार की बाजी ना थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वो अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वो किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वो किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया। सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद ना किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिन बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वो जिसने अपने जीवन में किसी पर दया ना की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ना लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए,
अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। बच्चों, अभी जो परिच्छेद पढ़े उसका हम सार देखेंगे। तानसेन सितार हाथ में लेकर बजाने लगा। आज वो अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वो किसी भी तरह जीतना चाहता था, किसी भी तरह जिंदा रहना चाहता था। सितार बजाता रहा, पर आज लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। तानसेन का शरीर पसीना पसीना हो गया, पर हरिन ना आए। अब यहाँ पर तानसेन काफ़ी क्रोधित होता है और बैजू बावरा से कहता है, वो हरिन तो यहाँ से अचानक ही निकले थे। तुमने जब राग बजाई शायद राग सुनकर खड़े हो गए। अगर इतनी हिम्मत है तुम दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू बावरा ने भी कहा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। बैजू बावरा ने सितार बजाना प्रारंभ किया। वो जो फूल मालाएं धारण किए हुए हिरन जा चुके थे वो पुनः लौटकर आ गए। अब तानसेन को अपने आप पर काफ़ी लज्जत महसूस होती है। बैजू बावरा के सामने हार जाता है। अकबर तानसेन के बेहद निकट था। तानसेन अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक था। बादशाह ने निर्णय भी सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया और तानसेन हार गया। बैजू बावरा के हाथों में तानसेन की जान थी। तानसेन कांपने लगा। वो अपने प्राणों की भीख मांगता है। बैजू बावरा ने कह दिया, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तुम इस कठोर नियम को ख़त्म करवा दो कि यदि आगरा की सीमा में गाने वाला व्यक्ति तानसेन की जोड़ का ना हो तो उसे मरवा दिया जाए। ये सुनकर अकबर ने उसी समय उस नियम को ख़त्म कर दिया। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिरकर कहा, मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने उसे याद दिलाया, 12 बरस पहले उसने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने उसकी जान बख्शी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी में हमने देखा कि बैजू बावरा ने अपनी कला के माध्यम से तानसेन के गर्व को नष्ट करके उसे जीवन दान दिया और आगरे के कठोर नियम को हमेशा हमेशा के लिए हटवा दिया और अपना अनोखा बदला पूरा किया। इसलिए इसे आदर्श बदला कहा गया। धन्यवाद।